आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये मेरी क्लास के नोट्स हैं, तो कैरियरविल के नोट्स हैं ये। अगर सर आप देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ कॉपीराइट ना दें, क्योंकि ये हम अपने फ़ायदे के लिए और दूसरा मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतर है और मेरा भी रिवीजन हो जा रहा है। तो दूसरी चीज़ ये है कि देखो, ये तो चलो अभी रिवीजन की बात है तो हम पढ़ा दे रहे हैं, बाकी किसी का हो जाएगा बेहतर है, नहीं होगा तो एक बार आप कैरियरविल के नोट्स सच में देख सकते हो। सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आपको प्रॉपर किसी को जैसे फॉलो करना है तो जैसे मेरे जैसे या किसी और टीचर से पढ़ के, मतलब जो भैया दीदी हैं उनसे पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको कोचिंग को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो सब बातें छोड़ के हम आपको पढ़ा रहे हैं, बाकी अभी आप पढ़ लो क्योंकि अभी ये ज़रूरी है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, वायरस, विरोइड्स, प्रियॉन्स, ये सब माइक्रोब्स में आते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट: घरों में कौन से माइक्रोब्स काम करते हैं, जैसे कर्ड। लैक्टोबैसिलस एंड अदर बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को जब कर्ड में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस काम करता है। मिल्क शुगर में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, कोगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, यानी मिल्क में जो मिल्क प्रोटीन पाई जाती है उसका पार्शियल डाइजेशन कर देता है। उससे क्या होता है, विटामिन B12 बढ़ जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, कहते हैं ना जामुन लगा रहे हैं, तो जो दूध रहता है उसमें कहते नहीं जामुन लगा दो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड डाल देते हैं जिससे वो जमना चालू हो जाता है, फिर दही बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे ही पूछा जाता है। चीज़, जैसे सॉफ्ट चीज़ में क्या होता है, 50 से 80% पानी होता है। सेमी हार्ड चीज़ में 45% होता है और जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है उसमें 40%, लेस देन 40%, यानी सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सॉफ्ट चीज़ में। तो सॉफ्ट चीज़ का एग्जाम्पल है कैमम्बर्ट चीज़। इसमें कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है, पेंसिलियम कैमम्बर्टाई, जो क्या है, एक फंजाई है। सेमी हार्ड चीज में रॉकफर्टाई चीज, जिसका नाम है पेंसिलियम रॉकफर्टाई, ये भी क्या है, फंजाई है। लेकिन हार्ड चीज जो होती है वो स्विस चीज होती है, यानी कैमम्बर्ट चीज जो होती है वो सॉफ्ट चीज होती है, रॉकफर्टाई चीज जो होती है वो सेमी हार्ड चीज होती है, स्विस चीज जो होती है वो हार्ड चीज होती है। तो स्विस चीज के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी यूज करते हैं। ये बैक्टीरिया होता है और रिलीज करता है लार्ज अमाउंट में CO2, जिससे क्या होता है, स्विस चीज में बड़े बड़े लार्ज होल बन जाते हैं। तो बड़े बड़े होल बनने का कारण क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। ये कौन सा बैक्टीरिया काम करता है, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सर्वानी, जो कि बैक्टीरिया है। रॉकफर्ट चीज में पेंसिलियम रॉकफर्ट आई, देखो रॉकफर्ट है इसलिए रॉकफर्ट आई है। कैमम्बर्ट चीज है तो कैमम्बर्ट आई है, तो इसमें तो याद ही नहीं करना। पेंसिलियम तो है ही, ये दो फंजाई है, और स्विस चीज जो है शर्मा जाती है, जो कहते हैं ना शर्मा जी की बेटी होती है ना, तो स्विस चीज से शर्मा जी याद कर लो और इनकी बेटी मतलब बैक्टीरिया होता है। तो ऐसे मैंने अपने माइंड में रिकॉल करने के लिए याद कर रखा है। नेक्स्ट चीज है डोसा इडली। इसमें कौन काम करता है, बैक्टीरिया काम करते हैं। ब्रेड में कौन काम करता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसको बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये क्या करती है, इससे CO2 निकलती है जिसके कारण वो फूल जाता है। पफ्ड एफियंस का मतलब है फूल जाना। टोडी जो होती है वो टोडी पाम से निकाली जाती है। कैरियोटा यूरेंस नाम है उसका, याद नहीं करना। ये भी ईस्ट होता है, यानी जो केरल साइड में शायद निकालते हैं टोडी पाम वगैरह, तो ये ईस्ट से निकाला जाता है। और डोसा इडली में कौन काम करता है, बैक्टीरिया। ब्रेड सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिस है। माइक्रोब्स आर यूज्ड आल्सो यूज्ड टू फर्मेंटेड सोयाबीन, जैसे सोयाबीन हुआ, बेम्बो सीड हुई और फिश हुई, इसको फर्मेंट करने में माइक्रोब्स की मदद लगती है। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें माइक्रोब्स का यूज़ क्या होता है। एल्कोहलिक बीवरेजेस, जैसे कि माल्टेड सीरियल्स, उनसे अल्कोहल बनाई जाती है। माल्टेड सीरियल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे फ्रूट जूस। ब्रूअर्स ईस्ट यहाँ काम करती है, वहाँ कौन सी थी ब्रेड बनाने में, बेकर्स, यहाँ कौन सी है, ब्रीवर ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। अब अल्कोहल ड्रिंक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लिया गया है और उसकी प्रोसेसिंग क्या है, किस विधि से बनाया गया है, डिस्टिलेशन से या फिर विदाउट डिस्टिलेशन से। जैसे वाइन और बियर, ये दो बनाए जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। जैसे लोग याद रखते हैं BB, तो इसमें दो BB है, एक W वाली एक B वाली, तो वाइन और बियर बनाए जाते हैं विदाउट डिस्टिलेशन। ब्रांड, इसके अलावा जितने भी हैं वो हैं डिस्टिलेशन से। ब्रांडी, जिन, रम, वोडका, विस्की, रम, ये किससे बनाए जाते हैं, डिस्टिलेशन से। जैसे
किसके क्या, बियर से क्या बनती है, बारले बनती है। वाइन से, मतलब सॉरी, बियर किससे बनाई जाती है, बारले से। ग्रेप से क्या बनता है, वाइन। वाई डिस्टिलेशन ऑफ वाइन, अब जैसे वाइन का डिस्टिलेशन, क्योंकि वाइन किससे बनती है, ये देखो लिखा हुआ ना, वाइन विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, लेकिन अगर वाइन का हम डिस्टिलेशन कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ब्रांडी। तो देखो इधर डब्लू है ना, तो डब्लू से बी वाला बन जाएगा, और बी है तो बी से डब्लू वाला बन जाएगा, ऐसे याद किया जाता है। तो वाइन के डिस्टिलेशन से क्या बनेगा, तो वी वाला बनेगा, क्या, ब्रांडी। यूरोपियन राई जिसको स्केल सीरियल्स बोलते हैं, इससे जिन बनती है। पोटैटो से वोडका बनती है, और मोलास ऑफ शुगर केन, उससे रम बनती है। इसके बाद आपको पढ़ाते हैं एंटीबायोटिक। देखिए फर्स्ट डिस्कवर्ड, जो चांस डिस्कवरी बोलते हैं, सेरेंडिपिटी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है चांस डिस्कवरी। जैसे तुम कहीं गए खेत में घूमने, तुम्हें अचानक से हीरा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं सेरेंडिपिटी है, मतलब चांस डिस्कवरी है, बाई चांस। जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया किसने खोजा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये क्या कर रहे थे, ये माइक्रोब्स था ना, ये केमिकल जिसने एंटीबायोटिक्स, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायो का मतलब लाइफ, अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज। जो डिजीज मतलब लाइफ, जो लाइफ के अगेंस्ट डिजीज है, जैसे जो लाइफ को खत्म कर रही है, वो ऐसी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उनके लिए उनको बोलते हैं माइक्रोब्स, जो मतलब क्या, जो लाइफ के खिलाफ डिजीज है, यानी अगेंस्ट लाइफ ऑफ डिजीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटी, लाइफ के खिलाफ है, तो उसको हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। यानी माइक्रोब्स क्या करते हैं, लाइफ के खिलाफ होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, तो उसके खिलाफ हम क्या बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रोब्स जो के केमिकल पे काम करते हैं और एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। फॉर ह्यूमन के लिए, प्रो लाइफ, फॉर लाइफ मतलब पूरी लाइफ के लिए। तो बताया था कि एक पेंसिलियम नोटेटम जो फंजाई थी, वो ग्रो कर गई थी स्टेफाइलोकोकस, जैसे फुल पोटेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स। फुल पोटेंशियल क्या होता है एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक का, ये अर्नशन एंड हॉर्वर्ड फ्लोरी ने बताया था। इसके आगे चलते हैं। तो पेंसिलियम को नोबेल प्राइज मिला था 19, पेंसिलियम खोजने पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और चेन और फ्लोरी, इसको 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। तो फ्लेमिंग को क्यों मिला था, क्योंकि ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया वाली प्लेट पे काम कर रहे थे ना, तो जहाँ पे नहीं रह गए तो वहाँ पेंसिलियम नोटेटम आ गया था ना। तो उसके बाद में जो एंटीबायोटिक्स है उसका आधा काम बता पाए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन उसका फुल पोटेंशियल और दो लोगों ने बताया जो चेन और फ्लोरी थे, इसलिए तीनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला था 1945 में। इसके बाद में ये ऑर्गेनिक एसिड, एक क्वेश्चन आप देखेंगे मैच द कॉलम में या कैसे भी करके, इसका आता ही आता है, अल्टरनेट ईयर में या हर ईयर आ ही जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा किसका पूछा जाता है, ब्यूटाइलिक, वो सॉरी, सिट्रिक एसिड का। एस्परजिलस नाइगर नाम है, ये क्या है, फंगस है। बाकी तीनों में क्या है, बैक्टीरिया है। सिट्रिक एसिड बनता है एस्परजिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड का देखो एस्टोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक है तो एसिटाई है। लैक्टिक एसिड है तो देखो लैक्टोबैसिलस स्पीसीज है। ब्यूटायरिक एसिड है तो क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम है। तो तीनों क्या है, बैक्टीरिया। लेकिन जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड लगभग नींबू वगैरह में होता है ना, तो एस्परजिलस नाइगर फंजाई है। एंजाइम लाइपेज, जैसे कि डिटर्जेंट, जैसे कि कोई कपड़ा पहने हुए हैं उस पर कोई दाग धब्बा लग गया तेल का, खाना खाया या तेल गिर गया, तो उसमें को डिटर्जेंट से हम साफ करते हैं ना, तो उसमें कौन सा एंजाइम मिलाते हैं, लाइपेज। पैक्टिनेज और प्रोटीएज, जैसे हम लोग वो पीते हैं जूस वगैरह बाहर से, तो उनकी बोतल में हम देखते हैं कोई रेसा नहीं मिलता है, तो उस रेसे को कौन ख़त्म करता है, पैक्टिनेज और प्रोटीएज। ये क्लेरिफाई कर देता है बोतल फ्रूट जूस को। इसके बाद में ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर बोलते हैं, यानी टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है, स्ट्रेप्टो ओ है ना इसमें, कोकस ऐसे याद रखना, स्टेप तो आ ही जाएगा, स्टेप्टो ओ है तो कौन सा आएगा, कोकस आएगा। तो किससे निकलता है, स्ट्रेप्टोकोकस। इसका यूज क्या होता है, क्लॉट बस्टर, खून के थक्के जम जाते हैं ना, ब्लड क्लॉट, जब किसी को हार्ट अटैक पड़ता क्या होता है कि उसका ब्लड जो होता है गाढ़ा हो जाता है, तो क्या होता है, खून के थक्के टाइप जम जाते हैं ना, तो उस थक्के को पिघला के बराबर से लिक्विफाई ब्लड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी क्या होता है, फंगस होता है, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से निकाला जाता है।
इसका यूज क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है। जब सुना होगा, अभी रिसेंटली मैटर क्या चल रहा है कि पटना के कोई हॉस्पिटल में उसका बेचारे का किडनी निकाल लिया। अब पता नहीं क्या काम है, अभी रिसेंटली न्यूज है। तो इम्यूनो सप्रेसिव, जैसे किडनी किसी को दी तो वो डोनर का जो रिसीवर जो होता है, जो लेने वाला होता है, रेसिपिएंट, उसका ऑर्गन इसको रिफ्यूज ना कर दे लेने से, इसलिए उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। तो उसमें साइक्लोस्पोरिन ए का यूज करते हैं। स्टैटिन जो होता है वो ईस्ट फंगस से निकाली जाती है, मोनिस्कस परप्यूरियस। तो उससे क्या कौन सी निकलती है, स्टैटिन। अब ये याद रखना है कि स्टेप्टोकाइक ये सॉरी साइक्लोस्पोरिन ए जो निकलता है, सीटी बजाते हैं ना, सी टी, ऐसे याद रखना। साइक्लोस्पोरिन ए निकलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यानी सीटी बजानी है, तो ऐसे याद रख पाओगे। स्टैटिन जो होता है वो होता है मोनिस्कस परपेरियस, ठीक है। और इसके बाद में इसका होता है, ये ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसको कम करने का काम करता है, तो ये ऐसे याद रख सकते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, यानी माइक्रोब्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स की तरह भी लेते हैं यूज में। बायोलॉजिकल मेथड कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट, जो खेतों वगैरह में प्लांट डिजीज हो जाती हैं या पेस्ट आ जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जिन माइक्रोब्स का यूज करते हैं उसको हम बायो कंट्रोल एजेंट कहते हैं। ये नेचुरल प्रेडेटर को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे नेचुरल प्रेडेटर टू कंट्रोल पेस्ट। हम क्या करते हैं, जैसे कोई पेस्ट नुकसान पहुंचा रहा है फसल को, जैसे ए है, बी सी डी, कैसे कि ये पेस्ट को ये नुकसान पहुंचा रहा है इस फसल को, तो हम उसके लिए नेचुरल प्रेडेटर ला सकते हैं। तो नेचुरल प्रेडेटर लाए तो ये कोई केमिकल वगैरह तो है नहीं, ये बायो कंट्रोल तरीका, मतलब बायोलॉजी के तरीके से ही हो गया ना, कि इस पेस्ट को जो प्रेडेटर खाता होगा उसको ले आए, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। जैसे ए है, कोई उसको बी खाता है, बी को सी, सी को डी, तो ये नेचुरल प्रेडेटर बी है, तो इसको बोलते हैं बायो पेस्टिसाइड, यही है। तो इरेडिकेशन नहीं करना है, जैसे 50 से 100 इंसेक्ट है, अब हमने 1000 से 2000 इंसेक्ट थे, ठीक है, जैसे माइलियाइड्स के थे। अब मान लो हमने कोई केमिकल डाला, 50-100 ही बचे, तो ये कंट्रोल है एक तरीके का, जैसे हम ये क्या लाए, प्रेडेटर ले आए। लेकिन अगर हम कोई केमिकल डाल देते हैं, तो 1000 से 2000 इंसेक्ट थे, हमने केमिकल डाला, अचानक से सब खत्म हो गए, यानी जीरो हो गए, तो उसको बोलते हैं हम इरेडिकेशन हो गया, यानी एकदम खत्म कर दिया, खल्लास टाइप का। लेकिन अगर हमने उसमें से कुछ बचा रखे जिससे साइकिल चलती रहे कंटिन्यू, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल। कैसा कंट्रोल, बायो कंट्रोल। क्यों, क्योंकि ये पेस्ट थे, इंसेक्ट जो थे वो पेस्ट से नुकसान पहुंचा रहे थे, इसका जो नेचुरल प्रेडेटर था वो माइरेट्स था, तो ये लाए, तो इससे 50 से 100 इंसेक्ट बचे, तो इसका क्या हो गया, बायो कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट केमिकल डाल देते तो जीरो हो जाता, तो इरेडिकेशन बोलते। तो कुल मिला के क्या है, हमें इरेडिकेशन नहीं करना है। अब बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स, जैसे लेडी बर्ड किसके लिए होती है, ये कंट्रोल करती है एफिड्स को, ये याद करना है, क्वेश्चन आता ही आता है। एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड्स होती है, मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए ड्रैगन फ्लाइज होती है, बेसुलस थ्रिंजिएंसिस जिसको बीटी का नाम है, बीटी स्पोर, ये बटरफ्लाई के कैटरपिलर जो अटैक करते हैं ब्रेसिका एंड फ्रूट ट्रीज पर, उसको कंट्रोल करती है बीटी स्पोर, किसको, बटरफ्लाई के कैटरपिलर। ट्राइकोडर्मा ये फ्री लिविंग फंजाई होती है, ये कॉमनली रूट इकोसिस्टम में पाई जाती है, कंट्रोल करती है प्लांट पैथोजन से। एक होता है बैकुलोवायरस, ये इंसेक्ट अटैक करता है इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडास पे, जीनस इसका होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, यानी कि ये सबको नहीं मार पाता है, किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए बनाया गया है, इसलिए लिखा गया है कि स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इसका नैरो स्पेक्ट्रम क्यों होता है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज को ही मार पाता है, इसलिए इसका नैरो स्पेक्ट्रम होता है, ये लेस टाइप के इंसेक्ट को मार पाता है, क्योंकि जो स्पीसीज में आता होगा, तो इसीलिए इसको लिखा है लेस टाइप ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है, इसी तरीके से यूज होता है। अब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल मेथड्स टू कंट्रोल पेस्ट, इसमें कई कॉम्बिनेशन होते हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे रिमूवल ऑफ हाईली इन्फेक्टेड डैमेज प्लांट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे खेत होते हैं ना, तो उन खेतों में से हम क्या करते हैं, जो डैमेज हो गई है या जिसमें हल्का फुल्का है हो, तो उसको हम हटा देंगे,
अब पता चले पूरे ही खेत डैमेज है तो नहीं हटा सकते ना, थोड़ा बहुत डैमेज है तो हटा सकते हैं। या फिर हमें स्पीसीज स्पेसिफिक, जैसे पता चले कि मेरे खेतों को कोई तिलचट्टा नुकसान कर रहा है मान लो, तो वो तिलचट्टा जिस स्पीसीज स्पेसिफिक है तो उस टारगेट कर लेंगे हम उसी स्पीसीज को, बता देंगे जाके कि भैया तिलचट्टा मेरी फसल को ख़राब कर रहा है, तो स्पीसीज स्पेसिफिक जो है मुझे केमिकल दे दो। जैसे कि बैक्लोवायरस बताया था अभी पीछे की बैक्लोवायरस स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, तो इस तरीके के केमिकल को हम डाल देंगे। एक तो ये है, यानी या तो पूरी फसल जो खराब फसल है उसको निकाल दो, या स्पीसीज स्पेसिफिक निकाल दो जिससे तुम्हारी फसल को जो फायदा पहुंचा रहे हैं वो बचे रहे, उनको ना नुकसान पहुंचे। या तुम क्रॉप रोटेशन, जैसे अभी क्या है गेहूं की फसल चल रही है यानी गेहूं की कटाई हो रही है, तो गेहूं के बाद अब क्या है कि कुछ और फसल लगा देंगे। जैसे किसी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल मान लो 12 महीने की है, लेकिन गेहूं 6 महीने में कट जाएंगे तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, मतलब बार बार तुम नई फसल लगाते रहो। जैसे मान लो गेहूं में कोई कीड़ा लग गया, लेकिन वो बड़ा तब हो पाएगा जब उसके 12 महीने पूरे हो पाएंगे, तो तुम गेहूं 6 महीने में काट के दूसरी फसल लगा दो, तो उससे उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं क्रॉप रोटेशन कर दो, जिससे डिस्टर्ब हो जाए लाइफ साइकिल ऑफ पेस्ट की। या यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वैरायटी, जैसे आजकल तो हाइब्रिड यूज करते हैं ना, ऐसी वैरायटी यूज करो जिनमें इंसेक्ट काम ही ना कर पाए। एटलीस्ट यूज ऑफ सिलेक्टिव केमिकल पेस्टिसाइड्स, या फिर सिलेक्टिव केमिकल पेस्टिसाइड यूज करो दैट कॉज लेस हार्म, जो मतलब कम नुकसान पहुंचाएं और उससे हमारे जो इंसेक्ट जो बेनिफिशियल होते हैं वो बचे रहें और उनको कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारे एमकेजी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों का कुछ किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो अगली बार इनसे पढ़ लेना, नो डाउट आंख बंद करके। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हम बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं कि जो मिट्टी की न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ा देते हैं, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यूज करते हैं। राइजोबियम जो कि लेग्यूम प्लांट की रूट में रहता है, एजोवेक्टर और एजोस्पाइरिलम, ये जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम करते हैं तीनों। लेकिन राइजोबियम जो होता है वो सिम्बायोटिक होता है क्योंकि लेग्यूम प्लांट की रूट में रहता है। और एजोटोवेक्टर और एजोस्पाइरिलम ये फ्री लिविंग होते हैं, दोनों क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। अब फंजाई फॉर्मिंग माइक्रोराइजा, फंजाई जो होती है ना, ये ग्लोमस जीनस जो होता है माइक्रोराइजा, ये प्लांट्स की रूट के साथ एक एसोसिएशन बनाता है जिसको माइक्रोराइजा कहते हैं। जैसे ये प्लांट है, इसमें क्या हो गया, ये फंजाई है, फंजाई की ये हाइफी है, तो ये क्या कर रही है, फूड और शेल्टर दे रही हैं किसको, ये जो बैक्टीरिया वो जो ये रहने आए हैं इसके अंदर कौन, एजिटोबैक्टर एजोस्पाइरलम। तो ये इसको प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इसको रेजिस्टेंट कर देते हैं जिससे इसमें कोई भी पैथोजन आके डिजीज ना कर पाए, तो रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन। तो इस फंजाई को क्या मिलता है, यहाँ पे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, तो ये इसको रूट बॉर्न पैथोजन रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर देती है जिससे इसको सूखापन नहीं होता है, मतलब सूखा नहीं पड़ता है, टॉलरेंस आ जाता है, मतलब सहने की क्षमता आ जाती है, सेलिनिटी और ड्राउट। और साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, पाए जाते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, यानी पानी और जमीन दोनों पे ही पाए जाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं कौन, नॉस्टॉक, एनावीना और ओसिलोटेरिया, ये तीन। पर पैडी फील्ड में पहला वाला छोड़ दो, बाकी दोनों पाए जाते हैं, एनावीना और ओसिलोटेरिया दोनों ही पाए जाते हैं। इसके बाद में माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, जैसे काऊ डंग जो होता है गोबर, उसको माइक्रोब काम करते हैं, बायोगैस बन जाती है गोबर गैस। बायोगैस में क्या क्या होता है, मीथेन होती है, CO2 होती है, और H2N2H2S, ये ट्रेसेस मतलब कम अमाउंट में होती हैं। मीथेन और CO2 सबसे ज़्यादा होती है, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होती है 50 से 70%, और CO2 30 से 40%। माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो मिथेनोजन एनएरोबिक होता है यानी कि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोजन तो एक ग्रुप हो गया, उसमें कोई एक बैक्टीरिया आता है जिसको कहते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। तो ये क्या करता है, एन एरोबिक स्लज बनाता है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बनता है, या फिर कैटल जो होते हैं उनके स्टमक में रुमिनेंट पार्ट में पड़ा रहता है। जैसे टेक्नोलॉजी फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में कब डेवलप करी गई थी, IARI और KBIC। तो इन दोनों ने क्या किया था, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए टेक्नोलॉजी इंडिया में लगाई थी। बायोगैस प्रोडक्शन में IARI, KBIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंडस्ट्री।
इसके बाद में बायोगैस बनती कैसे है ये देखिए। जैसे ये आपका डंक और पानी यानी कि गोबर और पानी डाल दिया जाता है जिसको हम स्लरी बोलते हैं, जिसमें हम एनिमल का डंक, ह्यूमन फीसेस, क्रॉप वेस्ट, घरों में पाया जाने वाला कचरा, पानी में जो आता है एक्वेटिक बीड्स, आइकॉर्निया वगैरह, ये सब इसमें डालते हैं और पानी मिला देते हैं। ये इनलेट होता है जिससे इसके अंदर जाएगा। ये जो टैंक होता है इसकी लंबाई 10 से 15 फीट डीप गहरा होता है और एक ऊपर से ये इसमें तैरने वाला फ्लोटिंग मेटेलिक गैस होल्डर लगा हुआ था, इससे गैस निकलती रहती है। और ये स्लज होता है, इसमें स्पेंड स्लरी यानी कि यूज्ड एज फर्टिलाइजर, जो इसमें से बचती रहती है वो इसमें आती रहती है, तो उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, स्टार्च, फैट, प्रोटीन, इन सब से हम क्या होता है, ये सब मोनोमर होते हैं। फिर तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्युबलाइजेशन या डिकम्पोजिशन करता है इन सब का। तो उसमें क्या होता है कि सेलुलोज डिकम्पोजिशन करते हैं हम, जैसे सेलुलोज का या हेमी सेलुलोज, इनमें से किसी का भी, तो वेरी स्लो रेट पे करते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कौन जो सबसे कम होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो क्या हम कर रहे हैं, सॉल्युबलाइजेशन या डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यानी कि हम मोनोमर में बदलते हैं। मोनोमर के बाद ऑर्गेनिक एसिड में बदलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के बाद बायोगैस बनती है। यानी सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, एसिडोजेनेसिस यानी फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स को ऐड करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड बन जाता है। फिर मिथेनोजेनेसिस करते हैं जिसके बाद बायोगैस बन जाती है। बायोगैस में मीथेन 50 से 60-80%, CO2 हमने बताया था अभी कितना होता है आपका, 30 से 40% होता है। तो इसके बाद में ये आपका बायोगैस बन जाता है। अब स्टेप थर्ड ये हो ही गया, पता चल गया आपको। इसके बाद में सीवेज में क्या होता है, 99.9% वेस्ट होता है, 0.1% इम्प्योरिटीज होती है, सॉरी 99.9% पानी होता है और 0.1% इम्प्योरिटीज होती हैं। इम्प्योरिटीज 0.1% में क्या क्या आता है, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड, जैसे मिट्टी होती है, सिल्ट, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब जमीन पे बैठ जाते हैं ना, तो इसको सस्पेंडेड सॉलिड्स कहते हैं, जो पानी में जमीन पे बैठ जाएं। कॉलॉइडल मटेरियल में जैसे फीकल मैटर जो तैरता रहता है, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर, इसको बोलते हैं कॉलॉइडल मटेरियल। सस्पेंडेड मतलब नीचे बैठ गया, सस्पेंडेड जैसे मिट्टी, रेत वगैरह। कॉलॉइडल जो तैरता रहता है, फीकल, पेपर फाइबर। डिसॉल्व मटेरियल में क्या आता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स, जैसे नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम। और पानी कितना होता है, 99.9%। बीओडी होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ पानी। कह रहा है कि 1 लीटर पानी में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है हमें ऑर्गेनिक मैटर घोलने के लिए। जैसे तुमने कहा कि मुझे फ्रिज में कुछ ठंडा करना है तो मुझे 2 यूनिट बिजली चाहिए, तो ऐसे ही 1 लीटर पानी है, उसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर की गंदगी जमी हुई, तुमने कहा इस सबको ख़त्म कर देंगे, बस 1 लीटर पानी में हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए। तो जितनी ऑक्सीजन का अमाउंट चाहिए उसी को हम कहते हैं बीओडी। यानी कि अब गंदगी ज़्यादा है, जैसे मान लो 100 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करना है तो उसके लिए मान लो 5 ml लगती है। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बीओडी की डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, तो उसी को कहते हैं बीओडी। यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा बीओडी की डिमांड भी, यानी कि ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसको साफ करना है। तो पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा होगा ना, तभी तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा होगी। लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम है तो इसका मतलब क्या है कि बीओडी ज़्यादा है। पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी बढ़ते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो गई तो इसका मतलब पॉल्यूशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये कैसे होता है कि जैसे ये रिवर है, ठीक है, बिफोर सीवेज डिस्चार्ज, जैसे अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे ये ब्लू वाला एरिया है, यहाँ पे अभी सीवेज को नदी में नहीं डाला गया है, तो वहाँ पे हमने क्या देखा है, और ये नदी बह रही है, ठीक है, क्या देखा गया है कि ये पूरा ग्राफ इस नदी के रेफरेंस में है, कि यहाँ पे अभी हमने इस एरिया में क्या किया है कि अभी नाली का पानी नदी में नहीं छोड़ा है, तो क्या है, यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि अभी नदी कैसी है, सुरक्षित है ना, ये यहाँ का एरिया दिखा रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया है, सीवेज डिस्चार्ज को इस नदी में नहीं छोड़ा है, तो इस नदी का पानी साफ सुथरा है, इसका मतलब इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो बीओडी जो है ऑर्गेनिक मैटर वो कैसा है, कम है। अब फिर हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया, लिखा हुआ है कि आफ्टर सीवेज डिस्चार्ज। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को हमने इस नदी में छोड़ दिया तो क्या हो गया, बीओडी बढ़ गया। तो जैसे बीओडी बढ़ जाएगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा तो कम हो ही जाएगी, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया। अब पानी यहाँ पे थोड़ा आगे बहने लग गया,
तो विद फ्लो डाइल्यूशन अकर्स, यानी यहाँ पे हमने मिलाया है तो जहाँ मिलाते हैं वहाँ तो गंदगी ज़्यादा ही रहती है, लेकिन जैसे फ्लो के साथ पानी आगे बढ़ता है तो वहाँ पे क्या होगा, बीओडी थोड़ा सा कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जब जैसे पानी आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। जैसे तुमने देखा होगा तुम्हारे यहाँ कहीं नहर का पुल वगैरह होगा तो वहाँ जहाँ पानी एकदम छोड़ा जाता है, नाला वगैरह, वहाँ गंदगी ज़्यादा जमी रहती है। फिर थोड़ा उसमें आगे चलो देखो थोड़ा कम हो जाता है, और जब पानी एकदम फ्लो में आ जाता है तो वहाँ कांस्टेंट हो जाता है। तो वही है कि जहाँ पे छोड़ा जाएगा वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, वो सबसे सॉरी, जहाँ पे छोड़ा जाएगा वहाँ पे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ छोड़ा गया है ना, क्योंकि ये बीओडी ज़्यादा हो गई। तो ये ग्राफ इसी के उसमें है, देखो ये कि यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है। फिर जैसे ये देखो रेड का ग्राफ क्या समझा रहा है कि यहाँ पे सीवेज छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है, ये सीवेज बिफोर सीवेज इज चेंज डिस्चार्ज, यहाँ पे मतलब ये रेड वाला क्या दिखा रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का ग्राफ, और ये बीओडी का ग्राफ। यहाँ पे अभी पानी छोड़ा नहीं गया गंदा पानी, तो क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है। लेकिन इस ग्राफ में क्या हुआ है, यहाँ पे पानी छोड़ दिया गंदा, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कैसी हो गई, कम हो गई, और बीओडी कैसा हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ जैसे पानी थोड़ा आगे बढ़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, बीओडी थोड़ा कम हुआ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ने लग गई। अब यहाँ पानी और फ्लो के साथ आगे आया है तो यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ गई और यहाँ पे बीओडी घट गया। तो ये ग्राफ इस रेफरेंस में था। सीवेज में क्या होता है, मेन पीसीएल वेस्ट वाटर होता है जिसमें लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स जैसे कि पैथोजन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज मिली हुई होती हैं, डिकम्पोज करते हैं इसको एरोबिक हेटरोट्रॉफ माइक्रोब्स। अब मेन ये होता है, सीवेज में क्या होता है, बीओडी ज़्यादा होता है, तभी उसको कम करने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन लाई जाती है। तो जब बीओडी ज़्यादा होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होता है वो दो तरीके से होता है, जैसे प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। फिजिकल प्रोसेस क्या होती है कि इसमें फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं उनको फिजिकली निकाल लेते हैं, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आ जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जब हम ऊपर जो जितना जो कुछ बह रहा होता है उसको निकाल लेते हैं, वो फिल्ट्रेशन में आ गया। इसके बाद में जो रह जाता है वो जमीन पे बैठ जाता है, इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस आता है जिसको एरिएशन या डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स के द्वारा होता है। फिर टर्चरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें फिजिको केमिकल प्रोसेस दोनों ही चलती हैं, डन ऑफ रिमूव। इसमें हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को हटाते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री करते हैं, तो जिससे हम पीने लायक पानी बनाते हैं। तो जैसे क्या हुआ, ये देखो सीवेज का पानी आया जिसके अंदर बीओडी ज़्यादा है, डीओ कम है। अब इसमें हमने सेडिमेंटेशन लगाया, तो क्या किया, एक के बाद एक छलनी लगाई, पहले इसमें सबसे बड़े, फिर बीच वाले, फिर छोटे वाले पत्थर निकाल लिए। अब इसके बाद में ये फिल्ट्रेशन हो गया, जो इसमें फ्लोटिंग डेब्रीज थी, प्लास्टिक थर्मोकोल वगैरह, उसको हमने एक एक छन्नी छोटे बड़े आकार की लगा के छान लिया। इसके बाद में सेडिमेंट बचा नीचे, तो सेडिमेंटेशन टैंक है, इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं। प्राइमरी स्लज इसके अंदर क्या हो गया, जो इसका ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम प्राइमरी स्लज कह रहे हैं, जिसके अंदर सॉइल होगी या छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होंगे। अब इसमें जो ऊपर बचता है उसको हम प्राइमरी इफ्लुएंट कहते हैं, जिसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ये आया आपका प्राइमरी इफ्लुएंट जो कि बचा हुआ था, वो किस में आया, सेकेंडरी में। तो इसमें एक एरिएशन टैंक होता है जिसको हम ऑक्सीडेशन टैंक कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंजाई दोनों ही पड़ी होती हैं। तो ये बैक्टीरिया और फंजाई आपस में मिलके एक फ्लॉक बना लेते हैं, माइक्रोबियल फ्लॉक। कौन, एरोबिक, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीजन का यूज करते हैं ना। तो बैक्टीरिया और फंजाई मिलके क्या बना लेते हैं, माइक्रोबियल फ्लॉक, ऐसे गुच्छा बना लेते हैं, जाल। मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई टू फॉर्म मैस लाइक स्ट्रक्चर, जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है या ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, ऑर्गेनिक मैटर का, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई कर देते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है कि ये नीचे जाली नुमा स्ट्रक्चर बैठ जाता है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। तो फिर इस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक को हम भेजते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, और इसको कहाँ भेजा जाता है, नदी में। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिवेटेड स्लज आ जाता है, इसको हम एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं, जिसके अंदर माइक्रोबियल फ्लॉक है, यानी कि जाली नुमा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया और फंजाई ने बनाए हैं, जिससे हम क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे ऑर्गेनिक मैटर को। स्मॉल पार्ट होता है, इट इज़ ट्रांसफर टू, फिर क्या होता है, फिर जब प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी में लाते हैं तो इसी से ये थोड़ा सा इनोकुलम के जैसा इसमें डाल दिया जाता है, जिससे फिर से इसमें जाली नुमा स्ट्रक्चर बन जाए। तो फिर इसको हम भेज देते हैं
ट्रांसफर टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, टर्शरी में भेज देते हैं, जिससे हम मिथेनोजन बैक्टीरियम डाल देते हैं और इससे स्पेंट स्लजेस को निकाल लेते हैं और ये बायोगैस बन के बाहर निकल जाती है। और टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट विद एलम जिरकोनियम। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में हम किसका यूज़ करते हैं, एलम या जिरकोनियम का यूज़ करते हैं, जिससे हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हटा लेते हैं। फिर यूवी रेज ओजोन का यूज़ करते हैं, जिससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री बना लेते हैं। फिर क्लोरीनेशन करते हैं, जिससे पानी पीने योग्य रिमूव हो जाती है टर्बिडिटी पानी की और पीने लोग पानी बन जाता है। यानी एलम जिरकोनियम का यूज़ करके हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज हटाते हैं। ये पूछा जाता है कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कैसे हटाते हैं, एलम और जिरकोनियम का यूज़ करके। यूवी रेज ओजोन से हम क्या करते हैं, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कर देते हैं। क्लोरीनेशन से हम टर्बिडिटी हटाते हैं और फिर ये पोटेबल पानी बन जाता है। तो आपका माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर 30 मिनट के अंदर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मेरा हाथ भी थक गया, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, बहुत देर से इसको हम पकड़े हुए थे फ़ोन को, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।